नमस्कार दोस्तों। आज एक बार हम फिर से आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं हमारा चिर परिचित कार्यक्रम गोपैथी व मानव स्वास्थ्य प्रबंधन इसको लेके। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी द्वारा स्थापित गो तीर्थ आश्रम जन कल्याण के कार्य को समर्पित है और इसी कड़ी के अंदर आज के वर्तमान में दुखी मनुष्य के लिए गाय एक सहारा और स्वास्थ्य को प्रदान करने वाली हो सकती है। इसी विषय को हमारे बीच में रख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आदरणीय डॉक्टर R.S. चौहान जी, जिन्होंने एक 40 वर्ष की लंबी साधना गाय के गव्यों को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की है। आदरणीय डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हम सबको लगातार मिलता रहता है। डॉक्टर साहब ने विभिन्न बड़े पदों पर इन विषयों को रखा है। डॉक्टर साहब हेड पैथोलॉजी वेटरनरी साइंस रहे हैं, डॉक्टर साहब हेड एक्स डायरेक्टर IVR रहे हैं, डॉक्टर साहब एक्स डायरेक्टर IBT रहे हैं। डॉक्टर साहब का इस काउपैथी, हर्बल मेडिसिन, इम्यूनो मॉड्यूलेशन और इम्यूनोपैथोलॉजी को लेके बड़ा लंबा अनुभव रहा है। आदरणीय डॉक्टर साहब ICR जैसी प्रमुख संस्था के नेशनल फेलो भी रह चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भूतपूर्व सलाहकार रहे हैं डॉक्टर साहब। और आज जैसा कि हम सबको पता है कि ऑक्सीजन और महामारी जैसी समस्याओं ने हम सबको घेरा हुआ है, उसी विषय में पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपके बीच एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं, गोपैथी व मानव स्वास्थ्य प्रबंधन व पर्यावरण रक्षा। आज इस विषय पे डॉक्टर साहब हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। हम आदरणीय डॉक्टर साहब को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर साहब। धन्यवाद विनोद जी। जैसा विनोद जी ने बताया अभी कि कल विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और उसकी पूर्व संध्या पर आज हम कुछ बात करेंगे कि पर्यावरण और गाय क्या संबंध है। हमारी एक श्रृंखला है काउपैथी एंड हेल्थ मैनेजमेंट, और ये काउपैथी की जब बात करते हैं तो वो समग्र रूप से समस्त पर्यावरण की बात उसमें हम लोग रखते हैं। पर्यावरण की चिंता जितनी हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो पर्यावरण का जो अर्थ है उसको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सीमित रख पाते हैं और उतना व्यापकता से नहीं देखते। मेरा एक अपना दृष्टिकोण है जो मैंने पिछले 38-40 वर्ष काम किया है काउपैथी पर, तो मैं उसको लेकर के और पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण हम कैसे सही रखें अपना, और वो भी गाय के माध्यम से, वो कैसे संभव होगा और कैसे हम कर सकते हैं, इन सब बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये समझें कि पर्यावरण क्या है, रामचरितमानस में एक आती है चौपाई, छितजल पावक गगन समीरा, माने कि जो जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ऐसे करके जो तत्व हैं, जिन 5 तत्वों से करके हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारा शरीर बना है, ये 5 तत्व ये मिलके पर्यावरण बनाते हैं। आमतौर पर साधारण रूप से अगर माने तो जल, पृथ्वी और वायु, ये 3 तो सभी के स्वीकार्य हैं, सब लोग मानते हैं। अब कालांतर में क्या हुआ कि आज जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई वो ऑक्सीजन की कमी है, या ऑक्सीजन आर्टिफिशियल रूप से बना के हॉस्पिटल्स में या कुछ मरीजों को दी जा रही है, और वही ऑक्सीजन जब वातावरण में है तो ये कहाँ से आती है? कितने पेड़ पौधे, अगर हम वनों की स्थिति देखें तो पृथ्वी पर जो हरियाली थी, जितने वन थे, उनका डिफॉरेस्टेशन कितने रूप में हुआ, बड़े व्यापक रूप में हुआ, लकड़ी के इस्तेमाल के लिए, जगह के इस्तेमाल के लिए, और यहाँ तक स्थिति पैदा हो गई कि वन कटते चले गए और अभी भी कटते चले जा रहे हैं। और वन जीव जंतु वो जो हमारी कॉलोनीज हैं,
जो हमारे अपने ग्रह हैं वहां पर उनका अतिक्रमण होता है, कभी बंदर हैं, कभी और पशु पक्षी हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं कि साहब इनकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। तो मुख्य रूप से हमने उनको तंग किया है, उनके क्षेत्र में जाके हमने अपनी गतिविधियां बढ़ाई, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कॉलोनीज बनाई हो, चाहे कोई और ऐसे काम किए हो कि मानव की गतिविधि जंगल में बढ़ी और जंगल कटे। जंगल कटने का सर्वाधिक प्रभाव जो हुआ वो आमतौर पर जो लोग बात करते हैं ओजोन लेयर की, पृथ्वी पर यूवी रेज ज्यादा आ रही हैं, उनसे ये प्रभाव पड़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सब लोग बात करते हैं। मैं उतने बड़े स्तर की बात नहीं करना चाहता, मैं एक बहुत छोटी सी बात करूंगा यहाँ पर कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ रही है, और पता चला कि ऑक्सीजन कम होगी। तो उसके लिए ऑक्सीजन पर्याप्त हमें वातावरण में मिले तो हमें फॉरेस्ट और लगाने हैं, वृक्ष और लगाने हैं, पौधे और लगाने हैं। ऐसे करके व्यापक रूप से आंदोलन सरकारों का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, ये सभी का चलता भी है। इसी के साथ जो मेरा प्रयास है वो दो चीजें समझने का है। हमारा जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, इसको दो भागों में अगर हम बांटें तो एक है मैक्रो एनवायरनमेंट, एक माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट माने कि जो हम बाहर घूमते हैं, शहर है, गांव है, वहां का वातावरण, और उसमें वृक्षारोपण होना चाहिए, पानी का हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, ऐसे भूमि का संरक्षण होना चाहिए, ऐसे तमाम चीजें हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें वहां पर यह देखना होगा कि हमने जगह जगह सीमेंटेड बनाना शुरू कर दिया, चाहे वो रोड है, चाहे कॉलोनीज है, और कंक्रीट इतनी ज्यादा डेवलप कर दी। मैं एक उदाहरण आपको दूं कि जहां मैं हूं आजकल, जहां सेवारत हूं पंतनगर विश्वविद्यालय में, मैं सन 75-76 में यहाँ आया था अध्ययन के लिए। उस समय इतना घना जंगल था, जंगल के बीच में विश्वविद्यालय था, कहीं कोई साधन नहीं था, 10-10, 20-20 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल था। वन्य जानवर आ जाते थे हॉस्टल्स तक और ऐसे कॉलोनीज में या सड़कों पे घूमते थे। हम लोग शाम को ज्यादा देर रात तक बाहर नहीं रह सकते थे, और शायद ही कोई दिन ऐसा जाता था जब बारिश नहीं होती थी। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती थी कि हम लोग जो कपड़े पहने हैं, व्हाइट कपड़े भी 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन चल जाते थे, न पसीना आना, न कोई धूल मिट्टी, न कोई कंकड़ पत्थर, न कुछ गंदगी। पंखे थे, हल्के हल्के पंखे चला लेते थे, कूलर एसी तो कोई जानता ही नहीं था उसमें। आज ये स्थिति है कि हमारे चारों तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, रोड कंक्रीट के बन गए, और ये स्थिति है कि आज हर घर में, हर ऑफिस में एसी लगा है, सुबह से शाम तक धूल धक्कड़ रहता है, बारिश नाम मात्र को रह गई है। पहले आर्टिजन वेल, जो पाताल तोड़ कुएं कहते थे, स्वतः जमीन से पानी निकलता था, वो नहीं निकलता, अब ट्यूबवेल से उनसे पानी आता है। पानी की भी अब टाइमिंग्स कर दी है, पहले 24 आवर्स अवेलेबल रहता था। तो माने ऐसे करके ब्रॉड रूप में हम देखें तो पूरे देश में, पूरे विश्व में ऐसे करके परिस्थितियां बदली, और उन परिस्थितियों पर हमने काबू नहीं पाया तो ये और दिनों दिन नुकसान देती जाएगी। ये एक मैक्रो एनवायरनमेंट था जिसकी बात सभी लोग करते हैं। मैं एक माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करूंगा कि घरों पर, गांव में पहले देखा हो, हम सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि गोपालन होता था। एक एक घर में 10, 20, 50, 100 गाय रहती थी। गायों के गोबर गोमूत्र को कूड़े के रूप में एक जगह गड्ढों में इकट्ठा करते थे, उसमें खाद बनती थी, और उस खाद को खेती में डालते थे, उससे खेती होती थी। और फलस्वरूप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड कोई प्रयोग नहीं होता था। ये 50-60 साल पहले ही की बात है। अब 50-60 साल में हमारे क्या परिवर्तन आए, कितना केमिकल आ गया हमारे पास, उसकी क्या हम कभी कल्पना कर सकते हैं? खेती बाड़ी में केमिकल फर्टिलाइजर आए, फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स आए, और पेस्टिसाइड भी एक नहीं, अनेकों अनेक, इंसेक्टिसाइड है, वीडीसाइड है, हर्बिसाइड है, रोडेंटिसाइड है, वर्मीसाइड है, और यहां तक कि वो पेस्टिसाइड को हम अपने घरों में ले आए, चूहे मारने की दवा के रूप में हो, प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हो,
गेहूं में सल्फास की गोली रख देते हैं, धान में रख देते हैं। आमतौर पर ये तो गुड नाइट, ऑल आउट तो सभी लोग जलाते हैं जिससे मच्छर ना आवे, मच्छर भगाने के लिए। और इनमें सब में ऐसे पेस्टिसाइड प्रयोग होते हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। चाहे अस्थमा हो, चाहे इम्यूनिटी का कमजोर होना हो, चाहे डाइजेशन का कमजोर होना हो, चाहे आई साइट वीक होनी हो, चाहे स्किन की प्रॉब्लम्स हो, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। कई अगले किसी उसमें बताऊंगा, जब हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करूंगा तो ढेर सारी बातें बताऊंगा उसमें। तो माने ऐसे करके हम ढेर सारे केमिकल्स अपने वातावरण में ले आए, और वो वातावरण की कोई बात नहीं करना चाहता। जो माइक्रो एनवायरनमेंट है घर का, गांव में तब भी खुले खुले घर हैं, हवादार हैं, लेकिन शहरों में देखिए, फ्लैट्स में देखिए तो क्या है कि छोटे छोटे कमरे हैं, 10 बाई 10, 10 बाई 12 के 2 कमरे, 3 कमरे फ्लैट है। उसमें हवा के आदान प्रदान का ज्यादा साधन नहीं है, एसी लगा हुआ है, अंदर केमिकल का प्रयोग हो रहा है, और केमिकल भी इतने रूप में जिसका कोई जवाब नहीं। चाहे तो फ्लोर क्लीनर के रूप में हो, चाहे मच्छरों को भगाने के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए हो। ऐसे करके हमने इतने सारे केमिकल अपने माइक्रो एनवायरनमेंट में पैदा कर लिए और डालना शुरू कर दिया कि जिनको हम किसी न किसी रूप में कंज्यूम तो करते ही हैं। चाहे सांस के द्वारा लेते हो, भोजन में जाते हो, चाहे वो पानी में जाते हो, किसी रूप में तो जाते ही हैं। अभी कि भाई वो आरओ वाटर लेते हैं लोग, तो आरओ वाटर का क्या फायदा, क्या नुकसान। अब ये स्टडी WHO तक की हुई कि जो आरओ वाटर है उसमें टीडीएस लेस देन 80 है, 80 से कम, 100 से कम मान लीजिए। और हमारे शरीर के लिए जो पानी चाहिए उसमें टीडीएस 300 से ऊपर चाहिए। तो कैसे होगा, हमारी हड्डियां कमजोर हो गई। आरओ का पानी तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, लेकिन हमने सबने घर में आरओ लगा रखे हैं, फैशन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। सबसे शुद्ध पानी, जो टीवी पर ऐड भी आते हैं उसमें भी एक हीरोइन बोलती थी कि वो जो आरओ का पानी है वो घर में उबले पानी जितना शुद्ध पानी, माने जब पानी को उबाल के और ठंडा करके हम पीते हैं तो वो ज्यादा शुद्ध है, उसी की तुलना में वो आरओ वाटर को बताते हैं। तो आरओ क्यों लगवाइए आप 10-20 हजार रुपए खर्च करके, बिजली भी खर्च करें उसमें। आप क्यों नहीं पानी को लीजिए, उबालिए, ठंडा करिए, पीजिए। सबसे बढ़िया पानी का उपयोग ये है। तो हमने इंटरनल एनवायरनमेंट, जो माइक्रो एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, अपने रहन सहन में हमने वो खराब कर लिया। अब खाने पीने की चीजों को लीजिए, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि कोई भी चीज, आप गेहूं का आटा लीजिए, बेसन लीजिए, कोई भी तेल लीजिए, दूध लीजिए, अंडे लीजिए, मीट लीजिए, कोई भी खाने पीने की वस्तु लीजिए, उन सब में कोई न कोई 1, 2 या 3 प्रकार के केमिकल हैं ही हैं। जैसे पेस्टिसाइड होंगे, फर्टिलाइजर होंगे, हैवी मेटल होंगे। अब वो हैवी मेटल कहते हैं भाई सीधे सीधे तो कहीं नहीं आता, लेकिन जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में जो हम लोग उनके वेहिकल डालते हैं उनके साथ आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, यूरिया है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, बाकी क्या होता है जी, पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड का कभी भी कोई डब्बा लेके देखिए आप, तो उसमें लिखा होगा 10% ईसी, 20% ईसी, 11% ईसी, माने कि उसमें 20 भाग तो पेस्टिसाइड है और 80 भाग उसका वेहिकल है कुछ। और कई प्रयोग जब मैं पेस्टिसाइड पर काम कर रहा था तो मैंने देखा कि जैसे मेलाथियान एक पेस्टिसाइड था जिसे यूज करते थे, आजकल तो बंद करा दिया था। मेलाथियान में 20% तो पेस्टिसाइड है, और जो मेलाथियान का वेहिकल है वो मेलाथियान से ज्यादा घातक है। अब पता चला कि मेलाथियान को तो वैज्ञानिकों ने कह दिया ये तो ठीक है जी, इसे प्रयोग कर लीजिए खेती में, लेकिन मेलाथियान का साथ जो मिलावट आ रही थी वो मिलावट हानिकारक थी, उसने ऐसी कर दी सब शरीर की। तो माने जो माइक्रो इन्वायरमेंट जो हमारा खराब हुआ, एग्रो केमिकल्स की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, फर्टिलाइजर की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, और जो केमिकल्स फूड में आए। अब फूड में कौन सा केमिकल आता है, हम कहेंगे भाई फूड में क्या पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ये सारे केमिकल तो थे ही थे। अब हमने और बना लिए क्या, कि कोई भी चीज आप खाते हैं, ब्रेड है, बटर है, ये केक है, आइसक्रीम है, पेस्ट्री है, आपकी ये मिठाइयां हैं, इसमें कलर्स,
प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट खुशबू के लिए, सभी जगह सेंट पड़ रहा है केमिकल के रूप में, सभी जगह कलरिंग एजेंट से कलर बना देते हैं। अभी बेसन के लड्डू लीजिए, आप कभी कल्पना करें घर पे बेसन भून के अपना देसी घी से लड्डू बनाइए, तो वो कभी पीले नहीं बनेंगे, थोड़ा सा लाइट कलर रहेगा, लेकिन मार्केट में एकदम पीले कलर के मिलेंगे। जलेबी एकदम लाल कलर की मिलेगी, लड्डू आपको एकदम से नारंगी कलर के मिलेंगे। तो ये कलर कहाँ से आया भाई? केमिकल कलर है ये सब। हालांकि कहते हैं फूड ग्रेड का है, प्रिजर्वेटिव को कहते हैं फूड ग्रेड के, लेकिन ये सारे की सारी चीजें जब शरीर में एक्यूमुलेट होती हैं तो ये सभी की सभी हानिकारक है। ये हमारा माइक्रो एनवायरमेंट, इस तरफ किसी का ध्यान ज्यादा नहीं जाता। मैं इस वजह से इन बातों को लाइन पर लाना चाहता था कि हम इन चीजों के बारे में भी सोचें। अब गाय की बात आती है कि इसी गाय से कैसे रिलेट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हम जैसे गांव में रहते थे और गांव में 10-20-50-100 गाय पाली जाती थी और उनसे खेती होती थी। गाय से जो बछड़ा हुआ उससे खेती हुई। अब बैल से जो खेती होती थी उसमें अंतर देखिए, बैल से खेत को जोत रहे हैं तो बैल अपना गोबर और जो मूत्र करेगा उससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। अभी हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो ट्रैक्टर से क्या होता है कि ट्रैक्टर से वो डीजल का धुआं निकलता है और वो हैवी मेटल्स, लेड, ये जाने माने केमिकल्स हैं जो मिट्टी में मिलते हैं, और वो मिट्टी में मिलके जाएंगे कहाँ? वो फसल के साथ मिलके आपके ही पास आ रहे हैं खाने के लिए। ये हमने चेंज कर दिया। फिर जो गाय के गोबर की खाद थी वो न हो करके हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए। गाय के गोमूत्र से हम पेस्ट रेपेलेंट, पेस्टिसाइड बना लेते थे, तो वो न करके हमने केमिकल पेस्टिसाइड प्रयोग कर लिए। हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन वो उत्पादन किस कीमत पर? उस उत्पादन को अगर देखें आप, जो ये पेस्टिसाइड हैं, इनके हानिकारक प्रभावों के रूप में मैं एक दिन बात करूंगा पूरी रूप से। ये शरीर की इम्यूनिटी कम करते हैं, ये शरीर में एलर्जी करते हैं, ये शरीर में ऑटो इम्यूनिटी करते हैं। किडनी फेलियर के ज्यादातर केस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे रिलेट होते हैं। नर्वस डिसऑर्डर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे रिलेट होते हैं। व्यक्तियों में इरिटेशन बढ़ता है, सहनशीलता कम हो रही है, ध्यान कम लगता है, मेमोरी लॉस होता है, फर्टिलिटी कम हो रही है। ये सारा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये केमिकल से रिलेट होती हैं सारी चीजें। और जहां पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, वहां पर बिना गाय के हम नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ही नहीं सकते। कारण क्या है कि खेती करनी है तो हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है बायोडायनेमिक फर्टिलाइजर। वो गाय के गोमूत्र से ही बन सकता है। गाय के गोमूत्र में कुछ चीजें डाल के फर्मेंट किया जाता है और उससे आपको बहुत बढ़िया एक फर्टिलाइजर मिलेगा, जिसे या तो क्रॉप में स्प्रे कर दीजिए या पानी के साथ लगाना शुरू कर दीजिए, और आपका उत्पादन भी नहीं कम होगा और उत्पादन भी इतना बढ़िया होगा और इतनी क्वालिटी का होगा कि आप उससे अच्छी तरह से स्वस्थ रहेंगे, बीमारी नहीं होगी। अब लोगों का ये कई बार शंका आती है कि साहब ये तो उत्पादन कम हो गया। उत्पादन कम नहीं होता। कई जिलों में, पंजाब में, महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने प्रयोग काफी वर्ष पहले किए थे, 15-20 साल पहले। आज भी जगह जगह प्रयोग हो रहे हैं, बंगाल में प्रयोग हो रहे हैं, आंध्रा में प्रयोग हो रहे हैं, तमाम लोग, मध्य प्रदेश में ढेर सारे प्रयोग हुए हैं। तो सब लोग कर रहे हैं, ये हम लोग कर सकते हैं, और उसका आधार गौ पालन ही करना पड़ेगा। वो तभी ये बात बनने वाली है। गाय के गोबर गोमूत्र से ही जो खाद होगी वही शुद्ध रूप में जाके फायदा देने वाली है। दूसरा, मेरे एक साथी वैज्ञानिक थे, जब हम लोगों ने ये गाय के ऊपर काम करना शुरू किया था, काउपैथी के ऊपर, CSIR के डॉक्टर नोटियाल थे, अब तो रिटायर हो गए मेरे ख्याल से। तो डॉक्टर मसेलकर साहब की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसमें हम सब लोग काम कर रहे थे। उन्होंने साहिवाल गाय के दूध से एक बैक्टीरिया निकाला था और वो बैक्टीरिया को उन्होंने एक फर्टिलाइजर के रूप में डेवलप किया। और ये हालत थी कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो जमीन में पाए जाते हैं, और जमीन में 2 दाल वाली जो फसलें हैं उनमें वो बैक्टीरिया रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले, और जितनी नाइट्रोजन उनसे फिक्स होके और इनको मिलती है प्लांट्स को, वो जो बैक्टीरिया था इन्होंने जो साहिवाल गाय के दूध से निकाला था वो उससे कई गुना ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है।
माने अल्टीमेटली घूम फिर के वही गाय, और गाय भी वो देसी, चाहे उसका दूध, दही, मक्खन किसी भी रूप में लीजिए, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम आता है। तो गाय के जो गोबर गोमूत्र से हम बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं, बायोडायनेमिक फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसमें थोड़ा दूध, थोड़ा मट्ठा ऐसे भी डालते हैं। तो ऐसे करके मान लीजिए वो एक बहुत बढ़िया तरीके की खाद बनती है। और दूसरे क्या होता है, उससे पेस्ट रेपेलेंट है, पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड कैसे, गौमूत्र इकट्ठा करते हैं, उसमें कई तरह के प्लांट्स हैं, आक है, नीम है, इसकी पत्तियां डालते हैं, फर्मेंट करते हैं, और 15-20 दिन के बाद जब वो फर्मेंट हो जाता है तो उसे फिल्टर करके और उसका स्प्रे क्रॉप पर कर दीजिए। तो वो आपके जो भी कीट लगते हैं वो कीट वहां से उड़ जाएंगे, और कीट उड़ जाएंगे और आपको हानिकारक नहीं करेंगे। फसल सुंदर रहेगी, फसल बढ़िया रहेगी, ऑर्गेनिक रहेगी। तो माने बिना गाय के वो संभव नहीं। दूसरा, जहां पर गोपालन होता है, गाय जहां रखेंगे आप वहां उचित सफाई की व्यवस्था रखते हैं, तो गाय के वातावरण में ये जो हानिकारक कीट हैं वैसे भी नहीं पनप पाते। हमने गौशालाओं में देखा है, हमने और जगह देखा है कि जहां जहां देसी गोवंश है और गोवंश का वहां साफ सफाई अच्छी रहती है, तो वहां पर हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या ऐसी चीजें नहीं पनपती। रादर गाय के सानिध्य में रह के ढेर सारे रोग, जो माइक्रो एनवायरनमेंट की मैं बात कर रहा था, एक उदाहरण दूंगा आपको। जयपुर के एक व्यक्ति थे, कोई अग्रवाल साहब थे, काफी वर्ष की बात हो गई। मैं जब आईबीआरआई में होता था, ज्वाइंट डायरेक्टर 2004-5 के आसपास की बात होगी। उनके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, और वो ट्यूमर यहाँ तक गले तक, यहाँ तक फैल गया था, फेस में पूरे में। पता नहीं कहीं से उनको मेरा पता मिला, उन्होंने फोन पर बात की, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप गीता भवन में बात कर लीजिए, मोहिता जी थे उस समय व्यवस्थापक, और वहां से उनसे गांवपैथी की वो बनाते हैं औषधियां, उनका प्रयोग करके देखिए। वो बच्चे को लेकर के वहीं आ गए, और जिन डॉक्टरों ने कह रखा था कि भाई ये अब बच्चा नहीं बचेगा, 6 महीने में इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको लेके वहां वो गीता भवन की गौशाला में रहे करीब 1-1.5 महीने। गायों का दूध पिया, गायों की सेवा की इस बच्चे ने, गायों के गोमूत्र, तुलसी अर्क ऐसे लिए, और आप देखिए कि 1.5-2-3 महीने में ही उस बच्चे का जो वो कैंसर का मामला था वो क्योर हो गया। उसकी सारी रिपोर्ट, सारी फाइल गीता भवन में है। और जब वो दोबारा दिखाने के लिए गए 3 महीने के बाद डॉक्टर को कि साहब अब एग्जामिन करके देखिए कितना बचा है इसमें, तो डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हुआ। और डॉक्टर क्या कहते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये उसके भाई को ले आए होंगे और वो बच्चा तो मर गया होगा। और इसका पूरा रिकॉर्ड माने जो व्यवस्थापक रहे हैं वहां के, माननीय गौरी शंकर जी मोहिता जी, उनके पास सारा है इसका रिकॉर्ड। तो मैंने ऐसी ऐसी गाय के सानिध्य में रहने से कई ऐसे केस मिले हम लोगों को, कई ऐसी चीजें देखते हैं कि गाय के वातावरण में रहते हैं, कोई गो ग्रास देता है व्यक्ति, गो ग्रास देके गाय के चेहरे पर, गाय की पीठ पर हाथ फिराते हैं, तो हम देखते हैं कि गाय के जो देसी गाय है, इसके शरीर पर जब आप हाथ फिराएंगे तो क्या लगता है कि वो गाय के शरीर में कंपन होता है, और वो कंपन की वजह से उसके जो बाल हैं वो हल्के से मूवमेंट करते हैं जब, और वो हाथ की हथेली पर मूवमेंट लगता है, ऐसा स्टिमुलेशन होता है कि उससे कई लोगों का ये देखा गया कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया। तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट माने आपने गौ पालन कर रखा है, तो गाय आपके पास है, आप गौशाला विचरण करते हैं, गौशाला में भ्रमण करते हैं, जाते हैं नित्य प्रतिरूप से, और गायों के सानिध्य में रहते हैं, तो ढेर सारी बीमारियां हैं, ढेर सारी चीजों से तो ऐसे ही दूर रह सकते हैं। फिर हमारे यहाँ एक प्रथा रहती है कि गाय के गोबर से हम लोग हवन करते हैं। अब गाय के गोबर से, गाय के घी से त्योहारों पर जिस दिन व्रत रहते हैं, मंगलवार, सोमवार, कोई भी दिन, कोई भी पूजा पाठ का दिन, कोई व्यक्ति अमावस्या को, कोई व्यक्ति एकादशी को, कोई व्यक्ति पूर्णमासी को हवन करते हैं। ये हमारे सोसाइटी का इनबिल्ट प्रोग्राम था। अब हम मॉडर्न ज्यादा हो गए, शहरों में रहने लगे, ये सब चीजें भूल गए। अब अगर मान लीजिए आप गाय के गोबर के कंडे से हवन करते हैं, गाय के घी की आहुति देते हैं, तो उससे जो वातावरण में गैसेस बनती हैं, जो धुआं बनता है, वो आपके जो माइक्रो एनवायरनमेंट है घर का, उसको शुद्धिकरण करता है, उसके हानिकारक कीटों को मारता है, हानिकारक जीवाणु विषाणुओं को मार देता है, और वातावरण की शुद्धि होती है, और ऑक्सीजन भी जनरेट होती है उससे।
तो माने कितना बढ़िया हमारा ये सिस्टम था। और मैं एक बताऊं आपको कि कई बार क्या होता था कि वो जैसे कोई व्यक्ति बाहर से जब घर में आए तो उनकी आरती उतारते थे, या हम घर में मंदिर बना रखा है या मंदिरों में भी जाते हैं तो आरती उतारते हैं। तो आरती क्या है कि साहब एक वो थाल में दीपक जलाया, और दीपक गऊ के घी का दीपक जलाते थे। अब तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। कई लोग तो मोमबत्ती जलाने लगते हैं, जबकि मोमबत्ती हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन से उससे प्रदूषण होता है। अब मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, मोमबत्ती की जगह पर देसी गाय के घी से आप दीपक जलाइए, कॉटन का बना के। वो दीपक से क्या होता था कि वातावरण की शुद्धि होती थी। कोई व्यक्ति बाहर से आया, अब जैसे कोरोना काल चल रहा है, आजकल के वातावरण में क्या, कोई व्यक्ति जब बाहर से आता है, घर में प्रवेश करता है, तो निश्चित रूप से उसके शरीर पे या उसके आसपास के ऑरा में कहीं न कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और जो हम आरती उतारने का कार्यक्रम करते थे ऐसे, तो क्या था कि वो दीपक की लौ से उसके आप आसपास के माइक्रो एनवायरनमेंट था उसको स्टरलाइज कर लेते थे, वो शुद्धिकरण करते थे। वो बाहर से जो आए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं, वो सब खत्म हो जाएं, और जब व्यक्ति घर में आए तो शुद्ध वातावरण लेके आए। ये करके था। ऐसे ही मंदिरों में जब हम आरती करते हैं सुबह शाम या दिया जलाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही है। अभी आप देखिए, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करते हैं, लेबोरेटरी में कोई भी दवा की टेस्टिंग करनी है कि ये बैक्टीरिया को ग्रो करा और एंटीबैक्टीरियल टेस्टिंग करनी है साहब, तो वो कैसे करते हैं? हम वो जो बायो सेफ्टी कैबिनेट होती हैं उसके अंदर गैस जलाते हैं, और गैस जला के दो गैस ऐसे जलाएंगे पैरेलल, और उनके अंदर बीच में बैठ के काम करते हैं ताकि वहां का वातावरण शुद्ध रहे, दूसरी कोई चीज कंटेमिनेट न कर पाए उसे। और वही प्रक्रिया हमारे यहाँ, हमारे जो घरों के जो रहन सहन थे उसमें इनबिल्ट थी। दीपक जलाना है, दीपक हर एक कमरे में दीपक दिखाना है, हर एक कमरे में धूप दिखानी है, हर एक कमरे में हवन की धुआं दिखाना है, ऐसे करके इनबिल्ट प्रोग्राम था। और उसको हमने नष्ट नष्ट किया। फलस्वरूप क्या हुआ कि हमने या तो फिनाइल है या अलग अलग केमिकल है, कितने सारे केमिकल आ गए अभी, साबुन से लेकर के और ये सब क्लीनिंग के लेकर के, इतने केमिकल का प्रदूषण अपने आसपास माइक्रो एनवायरनमेंट में कर लिया कि हमें एलर्जी, तमाम तरह के रोग, इम्यूनिटी का कम होना, ये सब होना शुरू हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जो फूड की बात कर रहे थे, जो माइक्रो एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे थे, इस सभी को समग्र दृष्टि में अगर हम देखेंगे तो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण हम लेके आए हैं। किन किन रूपों में लेके आए हैं उसका मैंने जिक्र किया आपके साथ। तो घर को गोबर से और पीली मिट्टी लीपते थे, और वो जो प्लास्टरिंग होती थी, वो प्लास्टरिंग इतनी बढ़िया रहती थी कि उससे आप रेडिएशन से हम लोग बचे रहते थे। अभी क्या है कि हमारा सीमेंटेड है सारा कुछ, तो वो वाले असर अब नहीं मिलते देखने को। दूसरे जो केमिकल्स, जो दवाएं उपयोग में आने लगी, अभी दवाओं में हमारे साथ इतने केमिकल्स हैं, इतने छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम केमिकल दवाएं लेने लगे। जैसे मान लीजिए सर में दर्द होता है, अब सर में दर्द छोटी सी चीज से सही हो सकता है। आप गौशाला भ्रमण कर आए, आप अपने पैर के हाथ के अंगूठे को दबा लें, आप कहीं शुद्ध वातावरण में बैठ जाएं, कहीं थोड़ी देर घूम लें, ऐसे भी सही हो जाएगा। अपना मूड सही कर लें, उससे सही हो जाएगा। लेकिन अब होता क्या है कि उसमें दवा खा लेते हैं। अब वो केमिकल जब बॉडी में जाएगा तो ठीक है, एक फायदा तो करेगा, लेकिन वो केमिकल जब मेटाबोलाइज होता है तो मेटाबोलाइज होकर आपके शरीर के वातावरण, इंटरनल वातावरण को खराब करता है। एक तरफ हम एंटीबायोटिक दवाओं की बात करते हैं। अब एंटीबायोटिक दवाएं जब बीमार होते हैं, ठीक है, जब बीमार होते हैं खाना चाहिए, उनसे लाभ है, लेकिन उनका अत्यधिक या अनावश्यक प्रयोग हानिकारक है। जब भी हम एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में लाभदायक और हानिकारक बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते और सारे बैक्टीरिया लाभदायक नहीं होते, लेकिन जो हमारे शरीर में है ये ज्यादातर बैक्टीरिया लाभदायक है। अब मान लीजिए कभी कोई बीमारी हो गई, हमने एंटीबायोटिक का प्रयोग करना पड़ा, तो डॉक्टर की उचित सलाह से एक उचित ड्यूरेशन तक ही करिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक उनको भी मारना शुरू कर देती है। अब लाभदायक बैक्टीरिया भी आपने मार लिए तो क्या होगा, आपके शरीर का जो माइक्रो एनवायरनमेंट था वो बदल गया, शरीर का अंदर का वातावरण, पर्यावरण बदल गया।
अब बदलते पर्यावरण की स्थिति में क्या होगा कोई नहीं जानता। कई बार हमने देखा होगा कि हम एंटीबायोटिक थेरेपी लेते हैं तो हमें लूज मोशंस हो जाते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार हमें वोमिटिंग होती है, कई बार देखते हैं कि हमें लीवर खराब हो गया हमारा, कई बार कोई और तरह की प्रॉब्लम हो गई, कई बार एलर्जी हो गई। अभी सुनने में आ रहा है आजकल की परिस्थितियों में कि जिन मरीजों में एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड का ज्यादा प्रयोग हुआ उनमें फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो एक देखिए मैं बता दूं आपको कि शरीर में जो बैक्टीरिया है लाभदायक जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया शरीर के और फंगस इनमें एक संतुलन रहता है, एक दूसरे के पूरक है, लेकिन एक कम होगा तो दूसरा हावी हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने एंटीबायोटिक ज्यादा समय तक खिला दी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, व्यक्ति का क्या हुआ, बैक्टीरिया लोड कम हो गया। जब बैक्टीरिया कम होंगे तो फंगस ग्रो करेगी, और फंगस ग्रो करेगी चाहे वो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो चाहे येलो हो, वो हो जाएगी। शरीर की इम्यूनिटी पहले ही कम थी कि जो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, फिर हमने एंटीबायोटिक थेरेपी दी और कम हो गया, फिर हमने स्टीरॉयड दिए और इम्यूनिटी कम हो गई। तो शरीर में जब इम्यूनिटी जान बची ही नहीं तो उसमें फंगल जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जिनको हम कहते हैं वो लगेंगे। शरीर का माइक्रो एनवायरनमेंट हमने खराब कर लिया। अब कई लोग इसमें चर्चा करने लगे कि साहब ये तो गाय की वजह से या गोबर की वजह से हो गया। अरे भाई, जो जो पेशेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं वहां गाय का गोबर और गोमूत्र कहां से आ गया? दूसरा, जो गोबर गोमूत्र गाय का जो गोमूत्र प्रयोग करते हैं मेडिसिनल यूज में, उसको वो ऑलमोस्ट स्टेराइल रहता है, उसको डिस्टिल करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद वो दवा के रूप में औषधि के रूप में प्रयोग होता है और वो व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, घटाता नहीं है वो। तो माने हम माइक्रो एनवायरनमेंट शरीर का एक तरफ, चाहे वो केमिकल हो, चाहे हमारे खान पान हो, चाहे हमारे न्यूट्रिशन हो, उसे कमजोर करते जा रहे हैं। और उस पर ध्यान न दे करके हमारा सारा ध्यान, जब पर्यावरण दिवस पे आप सुनेंगे कल बहुत सारे अखबारों में लेख आएंगे, टीवी पे कार्यक्रम आएंगे और जगह जगह कार्यक्रम होंगे, वो सब क्या, ओजोन लेयर चली गई, पर्यावरण में हमने वो वृक्ष लगाने चाहिए, वैसे बचाना चाहिए, नदियों का प्रदूषण, ठीक है सब चीज करनी है, वो होनी चाहिए, प्राइमरी है वो भी, लेकिन जो हमारे शरीर और शरीर के आसपास का इन्वायरमेंट है इसको कौन देखेगा? माइक्रो एनवायरमेंट। हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, टेरिलीन, सिंथेटिक कपड़े जो पॉलिस्टर, ये कपड़े पहनते हैं, अब इनसे तो एलर्जी होगी, हवा पास नहीं होगी। कॉटन के कपड़े पहनिए, आपको आधी बीमारी तो स्किन की ऐसे ही खत्म हो जानी है। माइक्रो इन्वायरमेंट शरीर का तमाम लोगों की समस्या रहती है कि उनके बाल नहीं रहते शरीर पर, बाल उड़ जाते हैं सिर के, या बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। अरे गाय से बने हुए पदार्थ अगर प्रयोग करेंगे तो वो बाल काले भी बने रहेंगे, गंजे भी नहीं होंगे और सफेद भी नहीं होंगे और उड़ेंगे भी नहीं जल्दी। मेरी आयु आपको पता है, मेरी आयु अभी 63 वर्ष की है, तो मेरे तो बाल ज्यादा सफेद भी नहीं हुए, ईश्वर की कृपा से भी बने हुए हैं। तो माने हमने अपना माइक्रो इन्वायरमेंट खराब किया। पहले कभी एक लाते थे तो लाइफ बॉय साबुन होता था कि जिससे हाथ धो लिए या कभी कोई व्यक्ति नहा लिए। अभी क्या है कि नहाने का साबुन अलग है, हाथ धोने का अलग है, कपड़े धोने का अलग है, वॉशिंग मशीन में डालने का पाउडर अलग है, कपड़े धोने का अलग है, फ्लोर क्लीनर का अलग है, 50-60 तरीके के आइटम हो गए। फिर हम कहते हैं साहब महंगाई बढ़ गई। अब हमारी आमदनी जितनी है, हमने इतना ज्यादा ऑप्शंस पैदा कर लिए विदेशी कंपनियों ने और उन्होंने लाके, और वो सारे के सारे केमिकल है। और केमिकल कितने हानिकारक हैं, हम तो सोचते हैं कि भाई मैंने तो अपने घर में यूज किया, इससे क्या हानि है, लेकिन वो पानी में घुल के गया ना आपके वातावरण में, आपके खेती में, वो कहाँ जाएगा? खेत में जाएगा, जमीन में जाएगा, और वहां से फसलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से आपके ऊपर आना है लौट के, वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है। वो तो साइकिल है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ा करते थे हाई स्कूल इंटर में कि न तो कोई पदार्थ पैदा होता है और न कोई तत्व मरता है, खत्म होता है, न कोई पैदा होता है। वो एक साइकिल है, उसमें रोटेट होते रहते हैं, रूप परिवर्तित होता रहता है। पानी है, बर्फ जम जाती है, सॉलिड हो गया, उड़ जाता है, भाप बन जाती है, बादल बन जाती है। पानी तो पानी है, H2O ही रहेगा। ऐसे ही तो हमारा जो पर्यावरण है, जो ब्रॉड पर्यावरण मैक्रो की बात कर रहा था, एक माइक्रो पर्यावरण की मैंने बात की। वो माइक्रो पर्यावरण की अगर हम चिंता नहीं करेंगे
और उसमें हम गाय के योगदान को नहीं देखेंगे तो हम काफी चीजों को उसमें मिस करेंगे और हम उसमें पूरा का पूरा फायदा नहीं उठा सकते। अभी कई चीजें आती हैं, जैसे होम मैनेजमेंट में मैं बताऊं, जैसे होम क्लीनिंग। अब क्लीनिंग में क्या है कि आप झाड़ू पोछा करते हैं, उसमें तमाम पेस्टिसाइड या ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनकी बजाय आप फ्लोर क्लीनिंग में अगर गाय से बने हुए, गाय के गोमूत्र से बने हुए ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं कि जिनसे जो कीट हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वायरस हैं, ये सब मर जाएंगे और भाग जाएंगे, वहां नहीं रहेंगे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो उसका प्रयोग करिए। अपने अपने घर पर बना लीजिए। नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती डाल के कर लीजिए। गेहूं स्टोर कर रहे हैं, नीम की पत्ती डाल के स्टोर कर लीजिए। केमिकल क्यों डालते हैं उसमें? पेस्ट रिपेलेंट है। जैसे अब ये बात आती है कि साहब मच्छर बहुत लगते हैं, तो मच्छरों के भगाने के लिए, मच्छर मक्खी को भगाने के लिए तो हमने ऑल आउट क्या, फलाना क्या, कितने केमिकल, उनमें डी ट्रांसएलेक्सिन नाम का पेस्टिसाइड रहता है, उसको डालते हैं। अब उसको पूरी रात दिन कमरे में चलता रहेगा वो, और उसी वातावरण में आप जब सांस लेंगे तो आपके सांस के माध्यम से शरीर में जा रहा है, वो आपकी इम्यूनिटी को डाउन रेगुलेट करता है। इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, आप एस्थमेटिक बनने जा रहे हैं, आपको स्किन की प्रॉब्लम होने जा रही है, आपको ढेर सारी किडनी की प्रॉब्लम उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। तो क्यों ऐसे करते हैं? उसमें कोई ऐसी चीज हमने गोमूत्र से ये भी बनाया, पेस्ट रिपेलेंट, मॉस्किटो पेस्ट रिपेलेंट, उसको प्रयोग कर सकते हैं। आप कंडे की गाय के गोबर के कंडे की धूप सभी कमरों में दिखा दें, मच्छर भाग जाएंगे उससे भी। आप धूप बत्ती ले लें, धूप बना लें, धूप लेके उसको जला सकते हैं। माने हम अगर चाहें तो अपने यहाँ का घर का आंतरिक वातावरण और अपने शरीर का वातावरण हम सही कर सकते हैं। लेकिन अब वो आसान तरीका हो गया केमिकल्स का। अब केमिकल प्रयोग भी करेंगे और उनसे जो हानि होगी, वो हानिकारक प्रभाव जो होंगे उनको झेलने की क्षमता भी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? फिर ये जी नई नई बीमारियां आएंगी, नए नए रोग लगेंगे, ठीक भी नहीं होंगे। अब कैंसर कितना ज्यादा डेवलप होना शुरू हो गया। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाएं, दाल चावल गेहूं ये सब चीजें, तो कैंसर की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती है। दूसरा एक उदाहरण दूं आपको गेहूं का। गेहूं में आमतौर पर मानते थे कि 17, 18, 19% तक प्रोटीन होती है, और ये मानते कई जगह कि भाई वो 15% मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो गेहूं पैदा होता है आजकल, कि उसमें 7-8%, 9% से ज्यादा शायद ही प्रोटीन होती हो। तो बाकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करेंगे जी? आपको दाल है, आपको चने हैं, कुछ न कुछ मिलाना पड़ेगा। अब हमने मार्केट का आटा खाना शुरू कर दिया। आपको आटे का एक उदाहरण बताऊं, माइक्रो एनवायरनमेंट हमारे रसोई का कैसे बिगड़ा हुआ है कि आप आटा अपना चक्की से आटा लाइए, उसे कहीं बर्तन में रख दीजिए, वो 15-20 दिन, महीने, 1 महीने, 1.5 महीने में खराब हो जाएगा। लेकिन आप थैली का आटा लेके आइए, वो 2 महीने भी खराब नहीं होगा, या थैली में रखा रहेगा तो 6 महीने भी खराब नहीं होगा। इसका मतलब कोई न कोई चीज तो मिली हुई है ना, उसमें प्रिजर्वेटिव तो है ना, कोई न कोई केमिकल तो जा रहा है ना। हम लोग केक खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, केक और ब्रेड देखते हैं, ब्रेड एकदम व्हाइट है साहब, कितनी सुंदर लग रही है देखने में। तो सारी चीज तो ऐसे ही सुंदर नहीं है ना, उसमें खुशबू के लिए, उसमें कलर के लिए, उसमें प्रिजर्वेटिव के लिए खराब हो केमिकल मिलाई गई। अब ये सब केमिकल खाएंगे तो क्या होगा? ऐसे ही केक में ऊपर या आइसक्रीम में कलर लगाते हैं, ढेर सारे कलर प्रयोग होते हैं खाने पीने की चीजों में। सारे कलर्स जो है उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखेंगे तो लंबे समय तक जब चीजों का प्रयोग होता है तो शरीर में एक्यूमुलेट होते हैं, और एक्यूमुलेट होके सारे के सारे लीवर से डिटॉक्सिफाई होते हैं, तो लीवर कमजोर होता है आपका धीरे धीरे करके। तो शरीर का जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, वो माइक्रो इन्वायरमेंट को हमने सही करना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूं। जब IVRI का डायरेक्टर था तो वहां पर एक वेजिटेबल की कॉन्फ्रेंस हुई, उसका उद्घाटन करने का मौका मिला मुझे। तो उसमें मैंने उन वैज्ञानिकों से एक ही बात की थी, वो आज भी आप सब लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, कि बचपन में गांव में क्या होता था, घर अलग होता था, घेर अलग होता था। घेर माने कि जहाँ पशु रहते हैं और घर के मनुष्य जो मेल हैं वो सब वहां रहते हैं। घर पे आमतौर पर महिलाएं ज्यादा रहती, तो वहां पशु रहते थे, गाय भैंस है, बैल है, ये सब। और जो घेर के पास वाली जमीन होती थी
वो जमीन आमतौर पर छोटा एक टुकड़ा 2-3 बीघे का, 1 एकड़ का करीब से, उसमें सब्जियां उगाते थे। और सब्जियों में आलू है, प्याज है, गोभी है, सब चीज होती थी। फलियां हैं अलग अलग तरीके की, ढेर सारी सब्जियां होती थी गांव में। और कोई दुकानें या खरीद के तो शायद ही लाते थे, कभी वहीं से ली और बना ली। मैं छोटा था जी, दो चौथी पांचवी में पढ़ता होऊंगा, तब से मुझे ध्यान है कि वहां से हमारी माँ कहती थी सुबह कि भैया जा आलू निकाल ला। तो वो एक आलू का पेड़ खोदा, ऊपर से निकाला, तो उसमें ढेर सारे आलू निकल आते थे। उन आलू को लेके आते थे और माँ क्या करती थी कि उनको हल्का सा उबाला, छीला और उसमें नमक मिलाया, हरा धनिया मिलाया और वो खाने को दे देती थी कि लो रोटी के साथ खा लो, पराठे के साथ खा लो। जो टेस्ट उसमें आता था, वो आज आप लाख मसाले मिला लीजिए, लाख बढ़िया रेसिपी कर लीजिए, वो टेस्ट नहीं आता आज सब्जी। वो टेस्ट कहाँ गायब हो गया। मैंने बताई आपको, वेजिटेबल में सब एक्सपर्ट वैज्ञानिक थे, सब लोग इस बात पर हतप्रभ थे कि साहब सही बात है, वो टेस्ट पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इनके प्रयोग से वो टेस्ट खत्म हो गया। जो देसी पना था, जो आपकी अपनी चीजें थी, और वो टेस्ट ही नहीं था। जो टेस्ट था, तो टेस्ट के साथ ढेर सारी चीजें ऐसी थी कि जो आपकी बॉडी में पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं, बॉडी के माइक्रो इन्वायरमेंट को सही करती हैं, बॉडी में जो साइटोकाइंस बनते हैं उन साइटोकाइंस को नियंत्रित करती हैं। अब हमारे पास जो भी खाने को बचा है, एक मेरा सन मेरे ख्याल से 97-98 में एक आर्टिकल छपा था नवभारत टाइम्स में कभी, तो एक उसका आर्टिकल का टाइटल का था कि अब खाने को बचा ही क्या है। तो माने वो स्थिति आ जाए कि खाने को बचा ही क्या है। सभी लोग ये समझेंगे, कहेंगे कि साहब आपने सब में तो केमिकल बता दिया, अब खाएं क्या। तो आप अपना उद्यम करिए, अपने यहाँ खेती कराइए, या जो भी खेती करते हैं उनको ये समझाइए कि खेती है, फल हैं, सब्जी हैं, जो भी अगर मान लीजिए कहीं केमिकल प्रयोग भी करना पड़े तो नियंत्रित या संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। उसके प्रयोग करने के बाद एक निश्चित समय के बाद हार्वेस्टिंग करें। इन्वायरमेंट खराब न करें। इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि वृक्ष लगाना है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि आप केमिकल का भी प्रयोग बिल्कुल न करें, या करें भी तो कम से कमतर करें, जितना कम से कमतर कर सकते हैं, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं। जो जिस लेवल पर जहां है वो जितना मिनिमाइज कर ले। पानी का तमाम लोग बड़ा आसान तरीका कर सकते हैं, घर में उबाल के पानी पी ले। आप थैली का आटा न लेकर के आप चक्की से आटा पिसवा के अपना ले सकते हैं, गेहूं स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ आटा गेहूं का न खा के आप उसमें चना जौ मिला के खा सकते हैं। आप मिलेट्स का प्रयोग बढ़ा सकते हैं, अपने उसमें दालों का प्रयोग बढ़ा सकते हैं। सब्जियां हैं अपने घर में टेरेस में उगा सकते हैं, या जो सब्जी वाले हैं उनको ये प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आप ये ऑर्गेनिक रूप में करिए, गाय के गोबर से करिए। गौशालाएं हैं, इतनी गौशालाओं में आप अपना योगदान दें, गाय एक गाय गोद ले लें और वो गाय से जाके हफ्ते में, 10 दिन में 2 दिन में जब भी मौका मिले तो गाय के सानिध्य में रहिए, गाय को गोग्रास दीजिए, गाय के ऊपर हाथ फेरिए, उस गाय का दूध भी लीजिए, उस गाय के गोबर गोमूत्र का प्रयोग करना सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, अपने नहीं कर सकते आगे की जनरेशन को सुधारिए। तो माने किसी न किसी रूप में आप देखेंगे कि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन एक आएगा। माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट जब तक दोनों सही नहीं होंगे, हम पर्यावरण को सही नहीं कर सकते। देसी खेती, अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, हम नेचुरल फार्मिंग कहते हैं सॉरी, देसी खेती कहने में शर्म लगती है, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले तो हम देसी खेती करते थे जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आ गई, अब उसकी टेस्टिंग कराइए। अरे भाई टेस्टिंग का क्या है, आप देसी खेती करिए, ईमानदारी से करिए, गाय के खाद का, गाय से बने हुए पेस्टिसाइड का प्रयोग करिए। अपने आप से आप अपने खाने में तो परिवर्तन कर ही सकते हैं कम से कम, और सभी धीरे धीरे अपने खाने में परिवर्तन करें तो धीरे धीरे आपका माइक्रो एनवायरनमेंट जो प्रदूषण है वो कम होगा, और जब आपका कम होगा तो मैक्रो एनवायरनमेंट कम होगा। एक और मैं बात चलते चलते बता दूं आपको कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था एक, काफी साल पहले की बात है, 2003 या 2005 की बात रही होगी मेरे ख्याल से। उसमें ये आया कि साहब ये जो पशु हैं, इन पशुओं से गैस निकलती है, वो मीथेन
प्रोडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से ओजोन लेयर में गड़बड़ हो रही। ये बात सही भी है। अब इस बात को सम्मेलन में ऐसे करके रखा गया, ऐसे करके समझा गया कि सब लोग, हर देश अपने यहाँ के जो पशु हैं उनका नंबर कम करेंगे। हमारे यहाँ भी बात आई कि साहब ये जो अनप्रोडक्टिव कहते हैं जिनको, वो गौवंश को खत्म करिए। हम लोगों ने इसमें राइटिंग में भी दिया, कई भाषण भी दिए, कई जगह मीटिंग्स में भी समझाया। वो कार्यक्रम उतना तो नहीं इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन कई लोगों की सोच ऐसी बन गई थी जो सम्मेलन में गए थे, जिन्होंने सुना था। कारण क्या है कि ये नंबर, एनिमल के नंबर से तुलना करते हैं, जबकि एनिमल के नंबर की बात नहीं है। वास्तविकता क्या है, हमारी जो गाय है, देसी गाय की बात कर रहा हूं, उनका वजन ज्यादा से ज्यादा 150, 200, 250, 300 किलो तक होता है। जो विदेश की गाय हैं, हॉलस्टीन फ्रीजियन और जो भारी भारी नस्लें हैं, उनका 600, 700 किलो तक वेट होता है। हमारी गाय जो दूध देती हैं, वो क्या, हमारी गाय को तो वास्तव में आप देखिए तो भरपेट चारा नहीं मिलता, दाने की तो बात तब है। गाय चरने जाती थी जंगल में पहले, अब चरागाह लूट खाए लोगों ने, तो गाय को चरने को स्थान नहीं बचा। गाय जंगल में चरने जाए, वहां से पेट भर ले, या घर पे भूसा चारा, हरा चारा दे, उससे पेट भर ले, उससे न तो ओजोन पर असर पड़ने जा रहा है, न इतनी मीथेन बनने जा रही है, न इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनने जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से उत्सर्जित ज्यादा होती है जी, जहां पर हम गायों को या किसी भी पशु को ज्यादा से ज्यादा दाना खिलाते हैं। अब विदेशी नस्लों की बात करिए, अब वो गाय 40 लीटर दूध दे रही है, उसको 20 किलो दाना खिलाना है, 30 किलो दाना खिलाना है, तो वो जब इतना दाना खाएगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सारी निकलेगी। तो हमारा ये प्रस्ताव था कि भाई उसे पर एनिमल प्रोडक्शन न समझ के उसे पर लीटर ऑफ मिल्क समझा जाए। तो हमारे देश का जो पर लीटर ऑफ मिल्क आएगा बहुत कम आता है, जबकि विदेशों में ये बहुत ज्यादा निकलेगा। तो माने कहने के मायने ये हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण ब्रॉड रूप में जो हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसकी भी बात करते हैं, वो हमारे देसी गोवंश से नहीं हो रही है, वो उस विदेशी गोवंश से हो रही है जो भारी ब्रीड है, ज्यादा दाना जिनको खिलाया जाता है, और उसके फलस्वरूप उनसे जो मीथेन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, उससे ज्यादा होता है। एक दूसरा एक मिथक क्या जुड़ा कि हमारे यहाँ ये नियम लागू हो गया कि साहब वनों में पशुओं को चरने के लिए नहीं जाने देंगे, विशेष रूप से गाय को, क्योंकि गाय जंगल में चरने जाएगी तो गाय जो है पौधे खा जाएगी और जंगल खत्म हो जाएंगे, जबकि ये बिल्कुल असत्य बात है। ऐसा कभी नहीं होता। मैं जो ये भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, इसका 5 साल से मेंबर हूँ, पिछले से, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। हर मीटिंग में, हर जगह हमने ये बात को रखा कि जो गाय को बचाना है तो आप जहां भी गौशालाएं हैं या जहां गाय हैं, वहां के आसपास की जमीन, जो वन जमीन है, वन क्षेत्र है, उसमें गाय को चरने के लिए अलाउ करिए। गाय चरेगी तो देखिए क्या फायदे होने जा रहे हैं उससे। एक तो गाय हरी घास चर लेगी, वहां पर हरे चारे की समस्या खत्म हो गई। गाय विचरण कर लेगी, गाय का जो इन्वायरमेंट है वो सही हो गया, गाय की स्वस्थता सही हो गई। दूसरा, जो जंगल में गाय गोबर गोमूत्र करेगी, उससे जंगल में वृक्ष और घास और पनपेंगे, खत्म नहीं होंगे, रादर पनपेंगे उल्टे। तो ये एक मिथक है। जंगली क्षेत्र में जहां भी फॉरेस्ट लैंड है, उसमें अगर हम गाय को अलाउ करते हैं चरने के लिए, तो ये एक अच्छी बात होगी, हम उस इन्वायरमेंट को सुधार रहे हैं, वहां के पर्यावरण को, वहां के जंगल को, वहां के फॉरेस्ट को सुधार रहे हैं। इसी प्रकार जो गाय की बनी हुई चीजें हैं, गोमूत्र है, गोबर है सॉरी, और इनसे बने हुए जो पदार्थ हैं, चाहे वो औषधीय रूप में प्रयोग होते हैं, चाहे वो पर्यावरण के रूप में प्रयोग होते हैं, खेती के लिए बनते हैं, चाहे वो घर के होम क्लीनिंग के लिए या होम मैनेजमेंट के लिए प्रयोग होते हैं, अगर हम इन सब का प्रयोग करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हम अपने माइक्रो
और मैक्रो इन्वायरमेंट को ठीक कर पाए। गाय के दूध से, दही से, मट्ठा से जब हम प्रयोग करते हैं, मक्खन का हम प्रयोग करते हैं, तो हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को सही करते हैं। माने कि जो शरीर में, आंतों में लाभदायक बैक्टीरिया हैं, जो प्रोबायोटिक्स हैं, वो सबसे ज्यादा लाभदायक प्रोबायोटिक दही में, मक्खन में और मट्ठे में है। तो इसके प्रयोग से होते हैं। तो मैं बस अब आज्ञा चाहूंगा आपसे, एक बात और अंत में विनती करूंगा। एक और हमने शोध किया था कि पर्यावरण प्रदूषण में बहुत सारी चीजें हम लोग गिनते हैं, मैंने भी ढेर सारी चीजें गिनाई, एक चीज मैं भी भूल रहा था, क्या? प्लास्टिक का उपयोग, पॉलिथीन का प्रयोग। पॉलिथीन हम लोग सामान खरीदते हैं, फेंक देते हैं, सड़कों पर पड़ी रहती हैं, उड़ के चली जाती हैं, जंगली जानवर खाते हैं, गाय खाती हैं, मरते। नैनीताल जू में हमने कई साल पहले की बात है, एक हिरन का पोस्टमार्टम किया, उसमें से करीब 5-6 किलो ये पॉलिथीन का डब्बा निकला। पता चला कि वो लखनऊ जू से यहाँ ट्रांसफर हुआ था, और लखनऊ में जो बच्चे और बड़े आते हैं पॉपकॉर्न, तो वो पॉपकॉर्न पॉलिथीन समेत हिरणों को खिला देते हैं। गाय को पॉलिथीन में हरा चारा करके डाल देते हैं, रोटी या जो हमारा वेस्ट है किचन का वो डाल देते हैं। तो एक तो इससे बचिए कृपा करके, मेरी करबद्ध सभी से प्रार्थना है, पॉलिथीन का प्रयोग जितना मिनिमाइज कर लें या कम से कम कर लें या बंद कर लें, वो करिए। दूसरा एक पीवीसी। पीवीसी बहुत उपयोग हो रहा है जी। पीवीसी के पाइप, अब बिजली के लिए लगाना तो ठीक था, लेकिन पानी के पाइप भी हमारे सब पीवीसी के। पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, हमने कहा कि जी ये जो प्लास्टिक है ये हानिकारक नहीं है, ये नॉन रिएक्टिव है। अब आप घर में बाल्टी में पानी रखिए, और पानी रख के आपको 5-10 घंटे पानी छोड़ दीजिए बाल्टी में या मग्गे में, आप देखेंगे कि वो पानी जहां सतह थी वो लसलसी हो गई। तो रिएक्टिव कैसे नहीं हुआ जी? वो लसलसी होके प्लास्टिक उसमें पानी में आ गई। और अगर ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर में, प्लास्टिक की बोतल में, प्लास्टिक के किसी बर्तन में आप पानी रख के पीते हैं, विनाइल क्लोराइड उसमें जाता ही जाता है। विनाइल क्लोराइड कैंसर बनाता है शरीर। तो माने आप देखिए अपने अपने माइक्रो एनवायरनमेंट में कितना सारा केमिकल। अरे भाई, तांबे के बर्तन में पानी पीजिए, तांबे के बर्तन में पानी स्टोर करिए, सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे, पानी की एल्कलिनिटी बढ़ेगी, और पानी की एल्कलिनिटी बढ़ेगी, शरीर का माइक्रो एनवायरनमेंट सही कर देगी। एक उदाहरण दूंगा, एक जापान की कोई कंपनी है, वो कंगन वाटर बनाते हैं, उनकी मशीन है करीब 2-2.5 लाख रुपए की। एक बार मेरे पास आए, मेरे लैब में, मेरे ऑफिस में, कि साहब वो कंगन वाटर का प्रयोग कराइए, देखिए एल्कलाइन वाटर है और इससे कैंसर सही होता है, ये बीमारियां सही होती हैं या बीमारियां नहीं होती हैं। तो उन्होंने वो अपनी किट लाए थे, उस किट से अलग अलग पानी टेस्ट कर रहे थे। हमारे यहाँ का पानी मंगवाया बाथरूम से, अपना पानी लाए थे, दूसरा पानी देखा, कंगन वाटर देखा, तो बाकी सब पानी में अशुद्धियां थी, उनका कंगन वाटर बिल्कुल शुद्ध था साहब। उनकी मशीन से देखा तो उसमें कोई कूड़ा करकट नहीं था, कुछ नहीं था। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि भाई मेरी बोतल में भी पानी रखा है, तो मेरी बोतल का भी पानी चेक कर दीजिए। मेरी बोतल का पानी चेक किया तो पता चला कि उनके कंगन वाटर से भी ज्यादा शुद्ध पानी था मेरे वाला। अब वो आश्चर्यचकित हो गए, बोले साहब आपने घर पर जरूर लगवा रखी होगी मशीन। मैंने कहा मैंने आज तक कभी घर पर फिल्टर प्रयोग नहीं किया, ये मशीन तो तब लगवाऊंगा आपका। मैं तो तांबे के बर्तन में पानी स्टोर करके रखता हूँ, तांबे की बोतल में पानी रख के पीता हूँ, और वो पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, इन्फेक्शन की दृष्टि से भी, कंटेमिनेंट्स की दृष्टि से भी, और एल्कलिनिटी की दृष्टि से भी। और अगर हम अपने शरीर को क्षारीय बना के चलते हैं, एल्कलाइन रखते हैं, तो ढेर सारी बीमारियां ऐसे ही सही हो जाती हैं, जिनमें जो बीमारियों के कारक हैं वो उसमें पनप ही नहीं पाते। तो माने इसी के साथ मैंने मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट की बात की। एक और रह गया था मेरे ख्याल से, 1 मिनट में और ले लूं विनोद जी अगर टाइम है तो, ये रेडिएशन। जी डॉक्टर साहब। अभी हमारा पूरे दिन कान पे मोबाइल लगा रहता है, कभी फोन से, कभी कोई गाने सुन रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी वीडियो पे बात कर रहे हैं, फिर लैपटॉप पे या टीवी पे लगे हुए हैं, कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। तो पूरा दिन इतना रेडिएशन हमारे शरीर पे जाने को होता है। तो इससे भी बचाव जो होगा वो गाय से ही हो सकता है, गाय के गोबर से हो सकता है। गाय के गोबर से कई लोगों ने चिप्स बनाई हुई है,
और वो चिप का प्रयोग करेंगे तो उससे भी कम होगा, या गाय के गोबर से कम होगा, गाय के सानिध्य में रह के कम होगा। गाय की चीजें जो प्रयोग करेंगे तो उनसे भी रेडिएशन का प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। यही सबके साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आप सभी लोग मुझे सुनते हैं। पिछले कई अच्छे फीडबैक आए हैं, हमारे 2 कार्यक्रम हुए हैं, उसमें हजारों की संख्या में लोगों ने सुना है, देखा है, और उन्होंने ढेर सारे प्रश्न भी इनको भेजे हैं। ढेर सारे लोगों ने तो मुझसे डायरेक्ट भी बात की है फोन पर। तो सभी को शुभ आशीर्वाद, सभी को शुभकामनाएं, और मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा इस वक्तव्य को, इस उद्बोधन को, कि हम जितना संभव हो सके अपना माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट से केमिकल का प्रयोग मिनिमाइज करें और प्रयास करें जितना ज्यादा प्राकृतिक नेचुरल हम रह सकते हैं, और गाय के सानिध्य में गाय के प्रोडक्ट को प्रयोग करके जितना रह सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। हम बीमारियों से, तमाम तरह की व्याधियों से, तमाम तरह की नेगेटिविटी से बचे रह सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, हमारे वैद्य जी हैं, वैद्य हरवीर जी, उन्होंने एक प्रश्न किया कि उनसे बहुत सारे डॉक्टर बात करते हैं कि जो मानव के मूत्र में इन्फेक्शन होता है, ठीक वैसे ही गाय के गोमूत्र में इन्फेक्शन होता है और उसको पीने से इन्फेक्शन फैलता है। तो इस पे आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। जी, बिल्कुल सही है। पहली बात तो देसी गाय को बीमारियां ज्यादा होती ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो गोमूत्र का हम प्रयोग कराते हैं वो स्वस्थ गाय से ही कलेक्ट करते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, तो जो गोमूत्र एकत्रित होता है उसको हम प्रोसेस कराते हैं। प्रोसेस माने डिस्टिल होता है, वो उबलता है, उसकी वाष्प को इकट्ठा करते हैं। तो ऐसा कोई इन्फेक्शन जाने का कोई चांस रहता ही नहीं है, कोई चांस बनता ही नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गाय से सीधे गोमूत्र लेके प्रयोग ना करें, गाय के अर्क का प्रयोग करें। अर्क में किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन के जाने के चांसेस नहीं होंगे। दूसरा, गाय के अर्क को पीने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन है भी तो वो उसे दूर करेगा, उसे बढ़ाएगा नहीं। डॉक्टर साहब, दूसरा प्रश्न ये है कि जो लोग महानगरों में रह रहे हैं तो वहां पे वो आरओ के पानी का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं या प्लास्टिक के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, तो क्या वो सामान्य पानी जो आ रहा है उनके नलों में उसको गर्म करके तांबे के बर्तन में रखें जी, तो क्या वो उचित है आरओ की बजाय? जी जी बिल्कुल, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आरओ का जो विज्ञापन करती है एक फिल्मी हीरोइन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता यार जी, वो उन्होंने शायद अब बदल दिया मेरी बातें सुन के, कि उनका सेंटेंस है ये विज्ञापन में कि आरओ का जो पानी है वो घर पे उबले पानी जितना शुद्ध पानी, ये उनका सेंटेंस है विज्ञापन में। तो घर पे जो भी पानी आ रहा है आपका नल में, वो पानी लीजिए, उसे उबालिए, उबाल के तांबे के पात्र में एकत्र कर लीजिए और उसे पीजिए। उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती, सबसे शुद्ध है। डॉक्टर साहब, एक हमारे यूजर हैं, वो पूछ रहे हैं कि कोई रोगी व्यक्ति के पास यदि देसी गाय का घृत का दीपक जलाया जाए तो क्या वो उसके लिए लाभदायक होगा? बिल्कुल बिल्कुल। उस व्यक्ति का जो अभी माइक्रो एनवायरनमेंट में बात कर रहा था, अब एक कमरे में कोई रोगी व्यक्ति है, अब वहां पर देसी गाय के घी का दीपक जलाएंगे तो निश्चित रूप से उस कमरे का जो वातावरण है उसकी शुद्धिकरण होगी, उसमें जो इन्फेक्शन कंटेमिनेशन होने वाला था वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे आज के वर्तमान टाइम समय में कि उनको जहर मुक्त अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जी, तो इसके लिए वो अपने स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं? इसके लिए देखिए ऐसा तो खैर नहीं कह सकते कि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं भी इसी वातावरण में पला बड़ा हूं और रह रहा हूं, मैं तो उपलब्ध करता हूं। आपको जानकर भी होगा कि मैंने मध्य प्रदेश से कहां से जौ मंगवाया,
आमतौर पे हमारे यहाँ जौ 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मुश्किल से होगा। मेरा जौ आया 160 रुपए किलो, ऑर्गेनिक है ना। तो मिलती सब चीज है, थोड़ी महंगी मिलेगी एक। दूसरा, आप जहां भी रहने वाले, जो भी शहरों में रहते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनकी या उनके किसी संबंधी की गांव में जड़ें अवश्य होंगी। आप कहीं संपर्क स्थापित करिए, किसी गौशाला से संपर्क करिए, किसी ऐसे संस्थानों से संपर्क करिए जो ऐसे में डील करते हैं, और वहां अपनी व्यवस्था बनवाइए। लोग कहते हैं साहब हम तो फ्लैट में रहते हैं, हम गाय के संपर्क में कैसे आए? अरे भाई, कौन सा शहर है एक बताइए आप कि जहां पर गौशालाएं नहीं है। आप हफ्ते में एक दिन पिकनिक मनाने गौशाला में जाइए, गाय को गौग्रास दीजिए, गाय के ऊपर हाथ फेरिए, उनके साथ बच्चों को रखिए, खुद भी रहिए। सब संभव है। हम अगर करना चाहे, देखिए, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हमें खुद कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी खुद नहीं निकलेंगे तब तक नहीं बनने वाली बात, और खोजेंगे तो ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर हरवीर जी हैं दिल्ली से, वो जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि यदि गोमूत्र अर्क की कुछ बूंदों को 5 या 10 लीटर पानी में डाल दिया जाए जी। तो क्या उसका प्रयोग उचित रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं करें। गौमूत्र का जो प्रयोग करना है, तो गौमूत्र अर्क को वो अपने ऐसे प्रयोग करें, ऐसे पानी में डाल के नहीं रखें। उसका कोई लाभ उन्हें नहीं ऐसे मिलने जा रहा है। मुझे नहीं लगता उससे कोई ऐसा लाभ मिले। नहीं, उनका कहने का मतलब यह है कि गोमूत्र अर्क की यदि बूंदों को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो क्या मैं उसमें कुछ समझता हूँ, अच्छे गुण पैदा होंगे? मैं बता रहा हूँ है क्या। देखिए, हम लोग कहते हैं, एक्चुअली आज का टॉपिक था वो अगली बार लेंगे, पर्यावरण की वजह से आज पर्यावरण के टॉपिक लेने पड़े। गौमूत्र को हम लोग कहते हैं कि एंटी इन्फेक्शन है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, और ये बिल्कुल सही बात है। अब एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल देखने के लिए, एंटी वायरल देखने के लिए हमें दो प्रकार के प्रयोग करने होते हैं प्रयोगशाला में, एक इन विट्रो और एक इन विवो। इन विट्रो क्या होता है कि प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल मीडिया पर हम बैक्टीरिया को ग्रो करें, वहां गौमूत्र को अप्लाई करें, उसका एक तरीका है, अपना प्रोसीजर है डिटेल, और तब देखें। और एक तरीका है इन विवो। इन विवो माने एनिमल में या मनुष्य में कोई बैक्टीरिया का इंफेक्शन है, उसमें गौमूत्र दें। तो आप देखेंगे कि इन विट्रो गौमूत्र की जो एक्टिविटी है वो इतनी ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलने वाली। लेकिन वही गौमूत्र जब इन विवो होता है, शरीर में जाता है, तो उसकी एक्टिविटी एंटी इन्फेक्शन कई गुना ज्यादा होती है। कारण क्या है कि इन विवो जब शरीर में जाता है गौमूत्र, तो शरीर की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, शरीर की मैक्रोफेज कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है, और शरीर के तंत्र को बायो एनहांसर जब हम कहते हैं, तो शरीर की जो सेल्स हैं, सेल से प्रोड्यूस होने वाले साइटोकाइंस हैं, इनको स्टिमुलेट करता है। और ये सब मिलके बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को खत्म करते हैं। पूरा मैकेनिज्म अगले किसी समय बताऊंगा। लेकिन इन विट्रो जब हम करते हैं, जैसे इन विट्रो इन्होंने कहा पानी में डाल दें, तो पानी में डालने से, पानी में अगर कोई कंटेमिनेंट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, और पानी में आपने गौमूत्र 2-1 बूंद डाला, तो उसका कोई प्रभाव होने नहीं जा रहा है। ये मेरा कहने का मतलब है। इन विट्रो इतना प्रभाव नहीं है, इन विवो इसी का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। तो आप इसका पान करिए। आप ऐसे करके पानी में टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके आपको ज्यादा गुण नहीं मिलने वाले। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, जैसा कि आज डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप अपने घर का माइक्रो इन्वायरमेंट कैसे ठीक रख सकते हैं, दीपक जलाना, हवन यज्ञ करना, ये हमारी परंपरा रही है। और अभी जो हमने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, हमें उससे ये लगता है कि ये सब एक विज्ञान था मानव जाति को स्वस्थ रखने के लिए, जिसको धर्म व आस्था को के साथ जोड़ा गया ताकि ये एक लंबे समय तक मानव जाति का कल्याण करते रहें। और हमारा आप सभी से अनुरोध है कि डॉक्टर साहब ने जो बातें आपको बताई है कि गौशाला में जाइए, गाय के सानिध्य में रहिए, घर पे देसी गाय के घी का दीपक जलाएं, गाय के गोबर के कंडों से हवन करें, यज्ञ करें, या आप
उससे घर में धुआं करें, जैसे कि प्राचीन समय में किया जाता था। अपने टेरेस के अंदर सब्जियों को उगाइए, आप इन सब का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, जिससे आपका जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो बदलेगा, तो उससे धीरे धीरे आपका मैक्रो भी बदलेगा। और आप घर में कम से कम फिनाइल का, जो केमिकल वाली फिनाइल है, उसका प्रयोग कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप गोमूत्र से बनी हुई फिनाइल और प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें और अपने जीवन को स्वस्थ रखें। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में अपना समय देने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।